हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत इकाई क्रमांक 3। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने देखा इकाई 1, जिसमें हम लोगों ने आईटी एवं आईटीएफ उद्योग का परिचय के बारे में देखा था, जिसमें हमने विभिन्न भागों में भाग 1 से भाग 7 के बीच में जाना था। इसके बाद बात करें इकाई क्रमांक 2 डेटा एंट्री और कीबोर्डिंग कौशल, तो इसको भी हमने भाग 1 से भाग 5 के बीच में पढ़ा है। साथ ही हम लोगों ने इसके प्रश्नोत्तर एवं बहुविकल्पीय प्रश्न और दूसरी चीजें भी इसमें देखी है। इसके बाद बात करें कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इकाई 3, जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बनाना। बच्चों, इस इकाई को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे परिचित कराना चाहूँगा और इसीलिए आज के वीडियो में हम इकाई 3 का परिचय विशेष रूप से देखेंगे। और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे परिचय या इंट्रोडक्शन। साथ ही हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि किस प्रकार से किसी वर्ड प्रोसेसर को शुरुआत की जाती है और वह कौन सा वर्ड प्रोसेसर है जिसके अंतर्गत हम अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे कि यह आपकी बुक से ही लिया गया है। यहाँ पर पहले के दिनों में यदि हम देखें तो किसी भी चीज को टाइप करने के लिए एक मैनुअल टाइपराइटर होता था, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक मैनुअल टाइपराइटर दिखाया गया है, जहाँ यहाँ से हम पेज लगाते थे और इन जो हमारे सामने एक कीज दी गई है, इन कीज को जब हम प्रेस करते थे तो ये जो लाइंस आपको दी गई हैं, इन पर कुछ उभरे हुए अक्षर रहते हैं। और जब यहाँ एक कार्बन का रिबन होता है और इस रिबन से यह इंक लेता है और जो पेपर होता है उस पेपर पर जैसे वह स्ट्रिक करता है तो वहां पर वह वर्ड बन जाता है। तो पहले के दिनों में मैनुअल टाइपराइटर का उपयोग एक डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए किया जाता था। इसके बाद जैसे ही टाइपराइटर बंद हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया, जैसे कि हम लोग देखते हैं बैंकों में या फिर हम लोग रेलवे स्टेशन में देखें, पोस्ट ऑफिस में देखें, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का उपयोग किया जाता है और यह काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है और कंप्यूटर के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। और जब हम कोई भी कमांड कंप्यूटर के माध्यम से देते हैं तो उस कमांड को इस इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, संचार और प्रेजेंटेशन एक कार्यालय में की जाने वाली सबसे आम गतिविधियां हैं। बच्चों, यदि हम बात करें किसी कार्यालय की या किसी ऑफिस की, तो आज उस ऑफिस में कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं किया जाता। चाहे वह किसी भी प्रकार का एक लेटर बनाना हो, किसी भी प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग हो या हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो इसके लिए हम निश्चित रूप से एक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और इन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। बच्चों, जब हमें किसी ऑफिस में या किसी कार्यालय में कोई ऐसा काम जो कि कंप्यूटर के माध्यम से किया जाना है और प्रभावी ढंग से किया जाना है, तो इसके लिए हमें कोई एक ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो कि हमें इस प्रकार की कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा सके। इसके लिए हमें निश्चित रूप से किसी न किसी वर्ड प्रोसेसिंग या किसी ऐसे ऑफिस स्यूट की आवश्यकता पड़ती है जहां पर हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो डॉक्यूमेंट लिखित सामग्री के साथ एक कागज है और एक डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया को डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। डॉक्यूमेंट को लंबी अवधि के लिए सामग्री को संरक्षित करने या फिर साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम एक मैनुअली हाथ से किसी लेटर को लिखते हैं, उसी प्रकार से उस लेटर को लिखने के लिए हम कंप्यूटर के माध्यम से भी उस लेटर को लिख सकते हैं और इसके लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और जब हम यह लेटर टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो इसी चीज को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं और इसको हम आसानी से संरक्षित या सुरक्षित रख सकते हैं और कभी भी इसको दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट, थीसिस, पांडुलिपियां, कानूनी दस्तावेज, किताबें आदि कुछ भी हो सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो दस्तावेज बताए गए हैं कि यह दस्तावेज आपके किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज हो सकता है, जैसे कि वह पत्र हो सकता है, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, किसी भी प्रकार की थीसिस, किसी भी विषय पर थीसिस हो सकती है, कई पांडुलिपियां हो सकती हैं या कोई कानूनी
आपका दस्तावेज हो सकता है या कोई बुक आपकी हो सकती है जिसको कि आप टाइप करना चाहते हैं और उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। एक हस्तलिखित दस्तावेज में विशिष्ट लिखावट को समझने जैसे कि कुछ नुकसान हो सकते हैं। यदि हम कोई लेटर अपने हाथ से टाइप करते हैं और इसको हम मैनुअली टाइप करते हैं, जैसे कि यदि हम पेन और कॉपी लेकर के मैं एक लेटर अपनी कॉपी में राइट करता हूं, तो निश्चित रूप से हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं जहां पर हम उस कॉपी में काटापीटी कर सकते हैं। तो इससे दो तरीके से यहाँ पर कुछ हमें प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो कि हो सकता है हमने कहीं पर कुछ गलत लिख दिया है तो हमें उसको काटना पड़ सकता है। तो पहली बात तो कि अगर यदि हमने उसको काटा है तो हमें वह दस्तावेज थोड़ा सा गलत लगेगा और उस दस्तावेज को हम ऑफिशियली नहीं ले जा सकते। और दूसरा यह है कि अगर ये हमने कुछ गलत लिख दिया है तो वह उस लेटर में लिखा रहता है और सामने वाला व्यक्ति जो कि उस दस्तावेज को पढ़ता है तो उसे भी वह दिखता है कि आखिर आपने पहले क्या लिखा था। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ हस्तलिखित प्रलेखन की प्रक्रिया फलस्वरूप कंप्यूटर शब्द प्रसंस्करण के लिए स्वचालित होती है। तो यहाँ पर यदि हम वही काम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं तो वह निश्चित रूप से एक प्रभावी दस्तावेज होगा और उसे हम एक लंबी अवधि और कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास एक अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ कार्यालय उत्पादकता टूल का उपयोग करने के लिए कौशल होना परम आवश्यक हो जाता है। बच्चों, यदि हम एक अच्छे टाइपिस्ट है और हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो इसके साथ साथ हम जिस सॉफ्टवेयर या हमें जहां जिस ऑफिस में काम करना है वहां पर जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है हमें उसमें पारंगत होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि केवल स्पीड से आपको वहां पर नहीं रखा जा सकता। यदि आप थोड़ा सा उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं तब आपको अधिक प्रेफरेंसी वहां पर मिलेगी। तो इसीलिए हमें ऐसे सॉफ्टवेयर को सीखना चाहिए जो कि हमें आगे उपयोग हो सके। यद्यपि टाइपिंग कौशल डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवश्यक मानदंड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने जो टाइपिंग सीखी हुई है या आपने जो एक अच्छे टाइपिस्ट बने हैं तो ये जो टाइपिंग है ये किसी भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पहला मानदंड होता है। क्योंकि यदि कहीं पर कोई वैकेंसी होती है या आपको जॉब दी जाती है तो पहला आपसे यही पूछा जाएगा कि आप डेटा एंट्री कर पाते हैं या आपको टाइपिंग आती है या नहीं आती है। दूसरा आपसे यह पूछा जाएगा कि आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में कितने परिचित हैं। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि टेक्स्ट टाइप करने के लिए एक टाइपिस्ट कई बार स्पेस बार को दबाता था। कंप्यूटर में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए स्वचालित कुछ सुविधाएं हमें उपलब्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आखिर वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है और आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार IBM ने 1960 के दशक के अंत में किया था। तो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार कब किया गया था एवं किस कंपनी ने किया था। तो इसको IBM कंपनी ने 1960 के दशक के अंत में, यानी कि जब 1960 खत्म हो रहा था उस समय पर इसका आविष्कार किया था। साथ ही 1971 तक इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने वज वर्ड के रूप में मान्यता दी थी। और सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग 1960 में आया था, IBM कंपनी ने इस शब्द का आविष्कार किया था, जबकि 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको वज वर्ड के रूप में मान्यता प्रदान की थी। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को एंटर करने के लिए, यहाँ पे आप लोगों को यह लाइन बहुत ही गंभीरता से पढ़नी है और इसको समझना है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या क्या कर सकता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसे फिर से प्राप्त करने के लिए और प्रिंट करने के लिए होता है। यह जो आपको बताया गया है आपकी बुक में जो एक प्रश्न है उसका उत्तर भी है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की अवधारणा को समझाइए। तो वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को एंटर करने के लिए, उसे एडिट करने के लिए, उसे फॉर्मेट करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, उसे रिट्रीव या दोबारा से प्राप्त करने के लिए या फिर उसको प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्यूमेंट एक पत्र हो सकता है, एक नोटिस हो सकता है, रिपोर्ट या कोई व्यवसायिक पत्राचार आदि हो सकते हैं।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी कि कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला या कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसका उपयोग प्रिंट करने योग्य सामग्री के उत्पादन के लिए किया जाता है। और जब हम किसी वर्ड प्रोसेसर में कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो उस को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसके अंदर जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वह कैसी होती हैं, प्रिंट करने योग्य होती हैं। शुरुआत में वर्ड स्टार सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। तो आपको यहाँ पर एक नाम दिया गया है वर्ड स्टार। बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रे ऑफिस या फिर ओपन ऑफिस, तो उसी प्रकार से एक पहले वर्ड प्रोसेसर चलता था जिसका नाम था वर्ड स्टार, और यह उस टाइम पर बहुत ही, यह शुरुआत टाइम पर बहुत ही व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर था। टाइपराइटर का उपयोग करने के लिए कई सीमाएं यहाँ पर दी गई थी। जब हम टाइपराइटर का उपयोग करते थे तो उसके लिए हमें कुछ बाउंडेशन थी कि हम उनमें कुछ चीज़ें प्रिंट नहीं कर सकते या कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को बदलने के लिए या उन सीमाओं को तोड़ने के लिए ही वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि हमें कौन कौन सी यहाँ पर सीमाएं में बांधा हुआ था टाइपराइटर ने। तो किसी भी टाइपिंग त्रुटि के मामले में पूरी सीट को फिर से टाइप करना होगा। तो जब हम टाइपराइटर का उपयोग करते थे तो उसकी सीमाएं बताई गई हैं कि यदि हम कुछ टाइप करते हैं और टाइप करते समय हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो हम उन गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिस डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को फिर से पूरी तरीके से नए तरीके से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। तो यह टाइपराइटर की एक बहुत ही, या यह कहें कि ये टाइपराइटर का एक डिसएडवांटेज था जहां पर कि हम त्रुटि को सुधार नहीं सकते थे। विभिन्न पते वाले दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए कई टाइपिंग प्रयासों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि एक लेटर है जिसको कि हम अलग अलग एड्रेस पर भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हमें सेम काम करना होगा, क्योंकि हमें उस पते पर या उस लेटर पर वह पता अपडेट करना होगा जिस पते पर हम वह लेटर भेजना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग लेटर टाइप करने की आवश्यकता पड़ती थी। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि हम एक अपने कॉपी में किसी लेटर को यदि हम 2 लोगों को भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हम 2 अलग अलग प्रतियां लिखते हैं। टाइपराइटर में सभी आवश्यक कैरेक्टर या सिंबल नहीं होते थे। टाइपराइटर का उपयोग करके सभी कैरेक्टर को टाइप करना संभव नहीं होता था। तो जैसे कि बच्चों, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि टाइपराइटर की बहुत सारी सीमाएं थी जहां पर हमें कई सारे स्पेशल सिंबल देखने के लिए नहीं मिलते थे। तो यदि हमें उन सिंबल की आवश्यकता पड़ती थी तो फिर हम उसको टाइपराइटर के माध्यम से टाइप नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए टाइपराइटर को हटा करके या फिर टाइपराइटर का यह कहें कि एक टाइम जब निकल चुका तो इसके बाद वर्ड प्रोसेसर शुरू हुआ। टाइपराइटर का उपयोग करके वांछित फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट का उत्पादन करना संभव नहीं था। बच्चों, जब हम टाइपराइटर का उपयोग करते थे तो उसके लिए हमें एक निश्चित फॉर्मेट को फॉलो करना होता था, और यदि हम जिस फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट डिजाइन करना चाहते थे हमें वह फॉर्मेट इसमें उपलब्ध नहीं होता था और हमें पहले से बने बनाए फॉर्मेट को ही फॉलो करना पड़ता था। इसके बाद देखें कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में सामग्री में परिवर्तन करना संभव है, लेकिन आज हम जिस इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो कि आपके रेलवेज में, बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में और कई सारी ऐसी जगह पर उपयोग किए जाते हैं, तो उनमें हमें यह चीज़ें अपडेट कर दी गई, हमें कुछ स्पेशल सिंबल वहाँ पर उपलब्ध कराए गए। साथ ही हमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें एक मैनुअल टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं होती थी वह इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में उपलब्ध हुई। मामूली बदलावों के साथ कई प्रतियां बना सकते हैं, और लेकिन इसमें सामग्री डिस्प्ले करने के लिए बहुत छोटे आकार की स्क्रीन की सीमा है। जैसे कि आप यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी दिया गया है कि यहाँ पर जो स्क्रीन दी गई है वो बहुत ही छोटी सी दी गई है, जिसमें कि हम अपनी चीज़ों को आसानी से नहीं देख सकते। इसकी स्क्रीन केवल 1 या 2 लाइनों को देख सकती है। अब आप देख सकते हैं कि
इसमें हम केवल 1 से 2 लाइनें ही देख सकते थे, क्योंकि यदि हमारा डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें तो अभी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन दिख रही होंगी, तो वहां पर एक छोटी सी स्क्रीन होती थी जहां हम केवल 1 से 2 लाइन ही देख सकते थे, और वो भी बहुत ही छोटे आकार में उनको देख सकते थे। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के विकास के साथ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश किया गया था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जन्म हो चुका है। 1970 में जब आपका कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया और सभी लोगों के बीच में कंप्यूटर आया, तब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यह काम पहले जो टाइपराइटर के माध्यम से किया जाता था, अब वह काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जाना है। तो इसके लिए हमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी, और तब आपने पीछे ही देखा था कि 1960 में IBM ने एक वर्ड प्रोसेसिंग एक नाम दिया था, और उसी समय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जन्म हुआ। इस सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने, उसे एडिट करने, उसे फॉर्मेट और प्रिंट कर सकते थे। आधुनिक वर्ड प्रोसेसर एक GUI यह कहे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का लाभ उठाकर आपको एडिट करने के इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब है कि आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हैं आपको वह सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा, कि कुछ रूप प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि टेक्स्ट पर स्पेशल इफेक्ट स्क्रीन पर भी दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आज जिस प्रकार के वर्ड प्रोसेसर हम उपयोग करते हैं तो वह GUI वर्ड प्रोसेसर होते हैं, जिसका मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसको यदि हम समझें तो आप लोगों को, जैसे मैं एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर करा देता हूँ, तो यह एक वर्ड प्रोसेसर मैंने खोला हुआ है जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत यहाँ पर ओपन है। तो GUI का मतलब है कि यदि हमें यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करना है या कुछ भी करना है, तो यहाँ पर जस्ट हमें यहाँ जो आपको सिंबल दिए गए हैं, इन सिंबल्स पर जाना है, और सिंबल पर जाने के बाद हमें उस सिंबल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का एक आइकन ड्रॉ हो चुका है। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिख सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सिंबल यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। तो इसी प्रकार की चीजें GUI कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी चीज के लिए हमें कुछ सिंबल बने हुए होते हैं, बस हमें उन सिंबल पर जाकर क्लिक करना है, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वह लेटर या सिंबल या जो भी चीज है वह हमारे पेज पर ड्रॉ हो जाती है। इसके साथ ही आप लोग यहाँ पर कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया हुआ है, तो आप लोग भी यहाँ पर इसी कीबोर्ड से या फिर अपने इनपुट डिवाइस से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखें, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर न केवल टेक्स्ट को एंटर करने और मॉडिफाई करने की मूल क्षमता प्रदान करता है, बल्कि कुशल टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन भी प्रदान करता है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक वर्ड प्रोसेसर आकर्षक विशेषताएं प्रदान करते हैं, और लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर द्वारा दी गई कुछ विशेषताएं आपको नीचे दी गई हैं। यहाँ पर जो आजकल उपयोग किए जाने वाले वर्ड प्रोसेसर हैं, तो वह हमें जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस किस प्रकार की हमें सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। तो एक नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमें फैसिलिटी मिलती है, उसे एडिट करने के लिए, साथ ही हम उसको सेव करके भी रख सकते हैं, उसको दोबारा से खोल भी सकते हैं और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यह सभी चीजें अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या उसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही उसे प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे मूव भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर अन्य स्थानों पर टेक्स्ट की प्रतिलिपि भी बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों, यदि हमें कोई ऐसा टेक्स्ट जो कि एक जगह लिखा हुआ है और उसे दूसरी जगह लिखना है, तो इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए हमें उसके दोबारा से न लिख के हम उसे कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट से किसी अन्य डॉक्यूमेंट में भी ले जा सकते हैं, या यह कहें कि उसे हम एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के जो फॉन्ट होते हैं या जिस आकार में हमने फॉन्ट को लिखा हुआ है उसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही यदि हम पैराग्राफ के साथ कुछ पृष्ठों को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम अपनी वर्तनी या व्याकरण की जांच भी कर सकते हैं। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग, हम जिस स्पेलिंग
जो लिख रहे हैं वह स्पेलिंग सही है या नहीं है, हम उसकी भी जांच कर सकते हैं। और यदि हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं और उसके हम व्याकरण की जांच करना चाहते हैं तो भी इसकी सुविधा भी हमें वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर मिलती है। साथ ही हम इसमें टेबल का निर्माण भी कर सकते हैं। सिलेक्ट किए गए रो या कॉलम के और सेल के आकार को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो हम टेबल बना रहे हैं उसमें जो रो और कॉलम हमने बनाए हैं उनको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं या उनके सेल को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ ही हम उसमें नई रो और नए कॉलम जोड़ भी सकते हैं और उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। एक या अधिक डॉक्यूमेंट को कंबाइन भी करने की सुविधा भी हमें डॉक्यूमेंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। और डॉक्यूमेंट के भीतर हम चित्रों को और ग्राफिक्स या फिर कुछ चार्ट को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या सिलेक्ट किए गए पेज को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। बच्चों, जिस पेज को हमने सिलेक्ट किया हुआ है या जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया हुआ है हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है वर्ड प्रोसेसर का उपयोग व्यापार, घर और शिक्षा अर्थात स्कूलों और कॉलेज में पत्र, रिपोर्ट और कई अन्य विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जा रहा है। छात्र प्रोजेक्ट, रिपोर्ट और असाइनमेंट तैयार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और यदि शिक्षक की बात करें तो शिक्षक इस वर्ड प्रोसेसर का उपयोग अपने प्रश्न पत्र डिजाइन करने के लिए या कुछ नोट्स तैयार करने के लिए भी करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक वर्ड प्रोसेसर उपयोगी है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो रहा है, चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यापार हो, घर या शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में, कॉलेजों में नोटिस के रूप में कुछ पत्र, कोई लेटर बनाना है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई रिजल्ट तैयार करना है। तो इस प्रकार से आज वर्ड प्रोसेसर का उपयोग व्यापक पैमाने पर हर एक जगह पर किया जाता है और इसे सीखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऑफिस सूट कार्यक्रमों का एक संग्रह है जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट तैयारी, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोगी है। कई ऑफिस सूट हैं लेकिन हम लिबर ऑफिस का उपयोग करेंगे क्योंकि इसके कई फायदे हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बच्चों, आप लोगों को बहुत सारे ऑफिस सूट देखने के लिए मिल जाएंगे या सुनने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा, दूसरा आप लोगों को ओपन ऑफिस भी मिल जाएगा, तीसरा आप लोगों को लिबर ऑफिस भी मिल जाएगा। लेकिन हम इनमें से जिस ऑफिस सूट को पढ़ेंगे वह है लिबर ऑफिस, जो कि आपके कोर्स में है। और जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, उसी प्रकार से लिबर ऑफिस भी है। तीनों के तीनों एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें कुछ अलग अलग यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन सभी काम इनके एक जैसे ही हैं। तो हम लोग देखें, लिबर ऑफिस एक स्वतंत्र और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो पूरी तरह से चित्रित कार्यालय उत्पादकता सूट है। वर्तमान में लिबर ऑफिस के संस्करण 7.0 और इसके बाद के संस्करण भी उपलब्ध हैं। यह वेबसाइट आप लोगों को यदि अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप www.libreoffice.org की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यह सूट कई भाषाओं में उपलब्ध है और प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यह आपका, यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने विंडोज के लिए भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एप्पल के मैक का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इसको चला सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने के लिए ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या ODF फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है और लिबर ऑफिस घटक एक दूसरे के साथ एकीकृत होते हैं और एक समान लुक एंड फील होते हैं जो कि उपयोग करना और प्रशिक्षित करना आसान बनाता है। तो इस प्रकार से हम जब लिबर ऑफिस को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इसके अंदर एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हमें राइटर, कैल्क स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्रॉ ड्राइंग, मैथ फॉर्मूला और बेस डेटाबेस देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वह राइटर डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह हमने लिबर ऑफिस ओपन करके रखा हुआ है और लिबर ऑफिस के अंतर्गत यह हमने यहाँ पर राइटर को ओपन करके रखा हुआ है। जैसे यदि आप इसको शुरुआत से देखना चाहें तो मैं शुरुआत से इसको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर जाता हूँ और डेस्कटॉप पर जाने के बाद
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर गया और डेस्कटॉप पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस देखना है कि आखिर लिब्रे ऑफिस कहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। आप बच्चों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने डेस्कटॉप पर पहुंच चुका हूं और डेस्कटॉप पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस। आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस। तो यहां हमें लिब्रे ऑफिस पर डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। और जब हमें राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है राइटर डॉक्यूमेंट। इस राइटर डॉक्यूमेंट पर जाना है और सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही हम सिंगल क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा एवं इस प्रकार से हमारे सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा जो कि एक लिब्रे ऑफिस राइटर का ब्लैंक पेज है। बच्चों इसका जो डिफॉल्ट नाम होता है राइटर आपका पेज का वो होता है अनटाइटल्ड 1। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1। साथ ही आप लोगों को इससे इंट्रोड्यूस मैं अगली क्लास में करवाऊंगा कि इसके कौन कौन से घटक होते हैं और किस प्रकार से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको जो पढ़ाया है इसको आप लोग अपनी बुक में एक बार फिर से देखेंगे। आप लोगों को जो चीज समझ में ना आए वह कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। अगले वीडियो में हम इसको विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।